हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। सर्दियों में सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और कोविड से ही बचना है आपको, ठीक है। और जो भी कोई रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, अपनी जो पढ़ाई है उनको बहुत अच्छे से आप करते चलें, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेज़ जो है वो हमेशा आपके साथ में रहेंगी और मेरा प्रयास है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं और बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवाना। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, तो आज मैं ये पीसीएस का आपके पास जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था 2019 का, तो वो मैं आपके पास में लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसमें जैसे देखिए आपको टॉपिक नज़र आ रहे होंगे। इन क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करना देखिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। खासकर जो लोग आईएएस का, पीसीएस का और जो भी कोई सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं और जो कैंडिडेट्स जो हैं एनटीए नेट का एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए जैसे आपको स्टार्टिंग में नजर आ रहा है कि 29 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के 11 क्वेश्चन हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के 18 क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी के 21 क्वेश्चन है, कृषि व्यापार और वाणिज्य के, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, जनसंख्या पर्यावरण और नगरीकरण के 8 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मेंशन है कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस हैं। तो खासकर सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, ठीक है, और आपके एनटीए नेट वाले जो भी कोई कैंडिडेट हैं वो इस क्वेश्चन के पेपर की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है, तो मेरे पास कम से कम 15-16 साल के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए उसमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, विटामिन बी2, ठीक है, कॉड यकृत तेल, ठीक है। देखिए अगर आपको स्टडी करनी है तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन की भी स्टडी कर सकते हैं जो कि मेंशन है, ठीक है। आपको बहुत अगर अच्छे से स्टडी करनी हो, मैं आपसे जो है सिर्फ ऑप्शन पे डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नीचे हमें 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन एक का ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। तो देखिए जो स्टेटमेंट है वो है कि अधिकांश विटामिन मानव के शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और कारण है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो हमें यह बताना है कि इसमें से सही आंसर, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, बट जो उसका रीजन है वो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमें मैचिंग करनी है, आपको दे रखे हैं इसमें ऑप्शंस। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। केवलार जो है वो संश्लेषित रेशा है। टेक्सॉल जो है वो कैंसर रोधी दवा होती है, टेक्सॉल, ठीक है, कैंसर रोधी दवा। और जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो रोडेटनाशी होता है और नाइट्रोसोलुलोस सेलुलोस जो होता है वो विस्फोटक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की निम्नलिखित में से किसी धातु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात वो गायब हो जाता है, जैसे कपूर, ठीक है, और इसके साथ नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, इस परिघटना को कहते हैं। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए सी ठीक है, ठीक है, 1 और 2 ये जो है आपके दोनों ही ठीक है, वह जैव उत्प्रेरक हैं
और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है कि 1 और 2 दोनों ही पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो लोह है उसमें मां के दूध में जो है वो अभाव होता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ठीक है कि केवलार जो है वो वर्ष 1965 से संबंधित है, फुलेरिन जो है वो 1985 से संबंधित है, ग्रेफिन जो है वो 2004 से संबंधित है, और ब्लैक गोल्ड जो है वो 3 जुलाई 2019 से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बिब्लियोमेट्री है, क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर सी है। जो बिब्लियोमेट्री है वो सूचना प्रबंधन उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट है कि कथन पहला और दूसरा दोनों ही बिल्कुल ठीक है कि ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, और यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नीला हरा शैवाल, ठीक है। स्टूडेंट्स आप जो है इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। धुआं जिसे हम स्मॉग कहते हैं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, जब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण, ठीक है, वो सल्फर ऑक्साइड होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, तो सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 शाम विवर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सिमट गया तारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसीक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? न्यूज में स्टूडेंट से बहुत आया था कि जो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है ना, उसमें जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, तो शार के जो द्वितीय लॉन्चिंग पैड से GSLV, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 से प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था, ठीक है। तो M1 जो है याद रखेंगे इसमें, क्योंकि थर्ड और M1, क्योंकि बाकी तो नाम सेम ही है, तो थर्ड M1 जो है आप स्टूडेंट जो है वो याद रखेंगे, उससे आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, NTA नेट में भी आया हुआ है और PCS में भी आया हुआ है। तो जो तिलचट्टा होता है, जो उसका खून होता है वो सफेद होता है। क्वेश्चन 17 कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन ए दालें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो मैचिंग है वो सही नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए पूरा है, आप रेयान जो है वो कृत्रिम फाइबर से संबंधित है, ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन से संबंधित है, एक्सपार्टेम संश्लेषित मधुरक से संबंधित है, और नियोप्रीन जो है वो विशिष्ट रबड़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20
कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कपास। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक एक तरल गर्म या ठंडा रहता है, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए संचालन ऑप्शन नंबर ए और संवहन एवं विकिरण ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी नेट में और पीसीएस में या सिविल सर्विसेज में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन 23 कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो ऑप्शन सी जिप्सम, जिप्सम में कैल्शियम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 24 की निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ए जो है पदार्थ जो है ये उपयोग से होते हैं। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है एक्चुअली वो फोटोग्राफी में रिलेटेड होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइन कृत्रिम वर्षा, बाकी ठीक है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार और दूधिया मैग्नीशियम प्रतिअम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है कि ये सही नहीं है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है वो निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ये दोनों ही कथन जो है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है और यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो पाश्चीकरण है वो दूध से संबंधित है, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया जो होती है जिन पदार्थों में, और अलवीकरण जो होती है वो समुद्री जल है, प्रतिलोम परासरण है वो पेयजल है, ठीक है, और विकृतीकरण जो है वो प्रोटीन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सोडियम क्लोरेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है ऑप्शन नंबर डी मीथेन, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि ये सॉरी मैं गलत बोल गया, ये 29वां क्वेश्चन था। 27, 28 और 29 थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया। ये 29 क्वेश्चन जो है ये आपके साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपकी जो हमारी हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री और उसका कल्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। तो कथन यह है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और कारण था कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का जो ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ध्यान दीजिए इसमें आपका बी जो है वो बिल्कुल ठीक है कि कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, लेकिन जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, है ना। जो सरनाल का युद्ध हुआ था वो 1572 में हुआ था, अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच। जो धर्मत का युद्ध हुआ था वो 1658 में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। और जजाऊ का युद्ध जो हुआ था वो 1707 में हुआ था, बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच, ठीक है। तो आपको इसमें ए ऑप्शन को याद रखना है, थोड़ा सा सन है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन 32 है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है कि दोनों ही सही है
कि हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, एक पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इत्तफा व्यवस्था की नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है कि इक्ता से संबंध एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो तुगलकनामा है वो अमीर खुसरो का है लेखक, रहेला जो है वो इब्न बतूता का है। ठीक है, ये नीचे मैंने आपको सब दे रखे हैं एक्सप्लेनेशन में, तो आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है कि सन 1872 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए फिर से आपको मैचिंग दिया हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए मैचिंग आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैचिंग बहुत आती है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए स्क्रीन में आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि जरीब जो है वो एक प्रकार का कर नहीं था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था में जरीब भूमि की माप के लिए प्रयुक्त होती थी। ठीक है, बाकी जो तीनों विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, वो सही नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 दे रहा है, फिर से इसमें मैचिंग दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। सही मैचिंग में कि जो मुल्ला दाऊद है वो चांदायन से संबंधित है, दामोदर कवि जो है वो पद्मावती कथा से संबंधित है, सोमनाथ है वो राग विबोध से संबंधित है, और अमीर खुसरो जो है वो आशिका से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 के निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें याद रखना है, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 है कि देखिए फिर आपको मैचिंग करनी है, तो इसमें अगर आप देखें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, राजवंश दिए हैं और राजधानी दी गई है। पल्लव कांची से राजधानी थी, पांड्य जो मदुरा की थी, यादव की जो थी वो देवगिरी थी, और काकतीय की थी वो वारंगल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 41 के निम्नलिखित स्मारकों को उनके कालाक्रम में यानी कि अरेंज करना है हमें इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी बिल्कुल ठीक है, कि देखिए स्क्रीन में आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। अगर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो एक्सप्लेनेशन देख रखी है, तो मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूं, आप जो है इसको जो टेबल बनी हुई है देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक है कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, और दूसरा था कि मनसबदारी कापत पैतृक था। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊं आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। केवल ये जो पहला पॉइंट था कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 43 देखें कि ये भी मैचिंग करना है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कि इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 में हुई थी, मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी, और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 44 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का, कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मार्कंडेश्वर मंदिर। ठीक है, ये जो है ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो था हमारा भारतीय, उससे संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। डी है
वो आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 47, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, लाल किला दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि नीचे जो दो कथन दिए हैं इनमें से एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें बी ठीक है कि ये ए और आर जो दोनों हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने सेंटेंस बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो ए और आर बिल्कुल दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है, जो कथन रीजन है, वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका 49 की राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है। आपको देखिए दो दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ना। देखिए स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी बहुत और बहुत बारी पूछा गया है, तो ना तो ए ठीक है और ना ही दो ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये भी गलत है। और राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। ठीक है, ये भी जो है बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग विक्रम नहीं है, वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और इसका पहला महीना जो होता है वो चैत्र का होता है, और ये भी जो है वर्ष 365 दिन का ही होता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, पूना एक्ट ये बड़ा फेमस हुआ था, पूना पैक्ट का, ये 1932 में था, और क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत जो था वो बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि राजगोपालचारी। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है बिल्कुल मैंने, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, विपिन चंद्र। क्वेश्चन 55 कि निम्न घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, आप ध्यान से देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल स्टडी करनी हो आप देखें। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 56 कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, सन 1956 में। क्वेश्चन 57 देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप कथन स्टडी देख लीजिएगा कि जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है यानी जो रीजन है वो स्टेटमेंट ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 58 कि भारतीय संघातात्मक व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए केवल ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जो पहला आपका कथन है वो ठीक है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, संवैधानिक विषय और सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी सूची में है, दल बदल विरोध जो है वो 10वीं सूची में है, जनगणना जो है वो संघ सूची में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं व्यवस्था जो है वो राज्य सूची में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन सी 29। क्वेश्चन 51 की प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे हम पीएमओ बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, आपने अक्सर सुना होगा पीएमओ, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पूरा नाम होता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। केवल पहला कथन असत्य है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। ठीक है, ये जो है बिल्कुल ठीक है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। क्वेश्चन 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो सही नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से ठीक है लेकिन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 110। क्वेश्चन 65 कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में। ठीक है, तो ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 66 की पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चारों आपके सामने है स्क्रीन पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसे शॉर्ट में MKSS कहते हैं, नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, RTI अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 68 किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ऑप्शन नंबर डी KC व्हीयर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 69 दो स्टेटमेंट है, एक आपका कथन है और दूसरा रीजन है। ठीक है, देखिए ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिकता है, और इसका कारण भी बिल्कुल ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 70 की भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, 24 अप्रैल को। क्वेश्चन 71 की 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि अनुच्छेद 43 में। ठीक है, क्वेश्चन 72 कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? ऑप्शन बी कि यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चलिए, अब यहां से देखिए जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके 74 से, जो लोग कॉमर्स में NTA दे रहे हैं नेट या इकोनॉमिक्स में दे रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि PCS से क्वेश्चंस की स्टडी जरूर किया करें, खासकर जो भी NTA नेट में जो भी बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो अपना PCS के क्वेश्चन पेपर्स की स्टडी जरूर करें। ठीक है, ये मेरा पर्सनली सजेशन है उनको। तो अब इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग।
ठीक है। हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एसडीजी, और 2016 से 2030। ठीक है। तो इसका गठन जो था वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जो योजना आयोग के स्थान पर, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, नीति आयोग अब है, पहले योजना आयोग होता था, और 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को खत्म करके जो है वो नीति आयोग की स्थापना की गई है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके मेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। इस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वेश्चन 75 की लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इसमें ठीक है, कि जो कार्वे समिति थी वो 1955 में स्टैब्लिश हुई थी, आबिद हुसैन समिति 1988 में, नायक समिति 1991 में, और एसएस कोहली समिति 2015 में। क्वेश्चन नंबर 76 फिर से हमें मैचिंग करनी है, देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर ये। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 के नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला आपका कथन और दूसरा कारण है। तो देखिए सही आंसर जानते हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, कि दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आपका कारण है वो सही नहीं है। ठीक है, कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, और रीजन ये दिया गया है कि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम में भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 78 की भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का वर्ड इसमें मिसिंग है, का सापेक्षता, जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। क्वेश्चन 79 कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है। देखिए एसटीजी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, भारत में 2030 तक के सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो कौन सा करेगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, एसटीजी 6। क्वेश्चन 80 कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। देखिए समृद्धि की सीमा का जो था प्रतिपादन अवधारणा का, वो किया था ऑप्शन नंबर ए क्लब ऑफ रोम, और वो किया था सन 1972 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 81 की वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य स्थिति बेरोजगार। क्वेश्चन नंबर 82 कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आपके पास स्क्रीन पे सामने है, दोनों ही जो कथन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, कि कंपनी एक्ट 2014 ने सीएसआर को अनिवार्य बना दिया, ये भी गलत है। और दूसरा है कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना होगा, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मॉरिस डी मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 84 कि देखिए नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर हम ध्यान से देखें, चलिए इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है, और जो कथन है, जो कारण है, वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्या है कि मानव विकास सूचकांक शॉर्ट में एसडीआई बोलते हैं, और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। और कारण क्या है कि एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने सारे दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, कि पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों को शामिल किया गया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसे हम शॉर्ट में सीआरएस कहते हैं, के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी, HIV परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन 88 कि पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए, उल्टा यू आकार का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, तो मैं आपको सही बता देता हूं कि इसमें दोनों ही बिल्कुल ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि सतत विकास मानव विकास के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और कारण भी बिल्कुल ठीक है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना को माना गया? स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहल, ऑप्शन बी, PAHAL। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये कथन आपके सामने है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, कि लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, चारों आपके सामने बता देता हूं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि ये चारों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 94 की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, चलिए अब जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कार्बन उत्सर्जन में कमी से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 96 पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 97 की भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। ठीक है, क्वेश्चन 98 की भारत द्वारा भूमि तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, सन 2030 तक। क्वेश्चन 99 कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो देखिए, ऑप्शन सी है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 100 मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन ए, लाइकेनस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 102 की निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें बी करेक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, और प्रोजेक्ट हाथी जो था वो सन 1992 से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित है। क्वेश्चन 103 के निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है?
स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना, वापसी की शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। देखिए ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट और दूसरा रीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, आपको मैचिंग दे रखी है, ठीक है। इसमें ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके सामने है, तो मैं बता दूं इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि ठीक है, माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में फिप्स दक्षिण अफ्रीका, चैपरेल कैलिफोर्निया और मेटोरेल चिली। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 106 फिर मैचिंग दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उज्बेकिस्तान ताशकंद में की राजधानी है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, किर्गिस्तान की है बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 107। फिर आपको वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। मैचिंग देखिए इसमें ए ठीक है, आपका ऑप्शन ए ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है उससे, ठीक है। इसमें समय बहुत लगता है, तो कोशिश करेंगे अगली बार ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको 2 पार्ट में बता दूं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, जो किर्गिज है वो मध्य एशिया में है, ठीक है। बाकी सब ठीक है जो क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, ये आपको देखिए फिर से दे रखा है, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, मैं बता देता हूं इसमें। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है कि हिंद महासागर जो है आपका कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा है, ठीक है। लेकिन जो कारण जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 की मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 111, फिर देखिए नीचे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 की मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सरोवरीय मैदान का। क्वेश्चन नंबर 113 कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, दामोदर। क्वेश्चन 114 कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो देखिए वो बिल्कुल ठीक है कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, देखिए इसमें आपको बताना है, मैं बता रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा दोनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन 117 की स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है? देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 118 की टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर अटलांटिक कटक का। क्वेश्चन 119, देखिए फिर से आपको मैचिंग दे रखी है, तो स्क्रीन में आपके सामने है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 120 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोची। क्वेश्चन 121 की निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो मिस्ट्रल है वो स्पेन और फ्रांस में है, ठीक है, ठंडी है वो। क्वेश्चन नंबर 122, देखिए फिर से आपके सामने मैचिंग आ गई है, अब आपको फिर से बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो सही इसमें देखिए ए और बी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं कि गुरला, मानधाता और नामचा बरवा, ए और बी आप कोई सा भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन 124 की भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी
विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन 125 के निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ठीक है, ऊपरी भाग में मीठा जल लेकिन नीचे भाग में खारा जल। क्वेश्चन नंबर 126 की मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, ये भारत में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये कहां किया गया? ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन 130 की भारत का वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2017 में क्या स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए, 100वां स्थान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 131 की सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए, मोतिहारी तथा आमलेखगंज। स्टूडेंट्स बहुत आया था इसके बारे में न्यूज में। ठीक है, और इस तेल पाइप की लाइन की जो लंबाई है वो 69 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखनी है। ये भारत और नेपाल को जोड़ती है। जो आमलेखगंज है वो नेपाल में है, ये बात ध्यान रखना, और मोतिहारी भारत में है। क्वेश्चन 132 की यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बाकू। ठीक है, अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 133 कि IMF के नवयुक्त प्रबंध निदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। ठीक है, बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 की भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के लिए प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी, ध्रुव। क्वेश्चन 135 देखिए आपके पास में दे रखी है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 136 सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 2019 से 2029, और ये 27 सितंबर 2019 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए फिर से मैचिंग आ गई है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 138 की अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिएरा लियोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 की नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब थोड़ा सा खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके 10-11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140 की निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 कि वर्ष 2019 में 19 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार में सम्मानित होने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एलिनोर ओस्ट्रोम। क्वेश्चन 142 कि बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बर्नार्डिन इवारिस्तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143 की विश्व महिला
एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी संधू ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो ऑप्शन नंबर सी, नोजोमी ओकुहारा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 कि पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, गोला फेंक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 की भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। क्वेश्चन 146 कि भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। देखिए ये दोनों ही कथन सही हैं। मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ और यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक के कचरे से बना है। ऐसा था कि जो महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती हुई थी उसकी पूर्व संध्या पर 1 अक्टूबर 2019 को नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया था। ठीक है, ध्यान रखना, डेट भी याद रखनी है आपको, 1 अक्टूबर 2019 को, और महात्मा गांधी की वो 150वीं जयंती थी। ठीक है, और नोएडा में हुआ था प्लास्टिक के कचरे से। क्वेश्चन 147 की अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुरुग्राम। क्वेश्चन 148 कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन सी, दीव। स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशंस में पूछा गया, NTA नेट में भी, IAS, IPS, बैंक PO, SSC। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीव जो है वो भारत का 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन डी, मांगदेछू विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि 18 अगस्त 2019 में किया था, जब भूटान की राजकीय यात्रा हुई थी। और स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ऑप्शन सी, बांस कला। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका यूपी PCS का 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने ऑनलाइन किया है। काफी सारे लोगों का मुझसे कहना था, और ये आपका NTA नेट के लिए, खासकर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और PCS, IAS, IPS और जितने भी सिविल सर्विसेज जो होती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।